नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने से छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को यहाँ देखकर हमेशा से ही मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में आप लोग अपने सिलेक्शन के लिए जितनी मेहनत करते हैं वो काबिल तारीफ है। और बहुत अच्छा लगा आप सभी को यहाँ देखकर। एक बार मुझे बता देंगे कौन कौन छात्र क्लास में आ चुका है। एक अच्छे दिन की शुरुआत हो रही है। अच्छा दिन कई कारणों से है। ठीक है सर जी, पहचाना। आपको नहीं पहचानेंगे तो किसको पहचानेंगे? ठीक है। नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप लोगों ने कमेंटों का क्या हाल कर दिया है। लोग कह रहे हैं आज क्लास नहीं चल रही। यहाँ यहाँ पे आपने कमेंटों को सिस्टम हैंग कर दिया है। वाह जी वाह। तो मेरा नाम पवन है। आज आप मेरे सपने में आए थे। भाई भाई क्षमा प्रार्थी। ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, क्या कर क्या रहे हैं आप? हैं, चलिए ध्यान दीजिए आप यहाँ। अपने यहाँ क्लास पे ध्यान देंगे आप। स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी परेशानी के। जो छात्र क्लास के अंदर है फटाफट से बता देंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, चलिए वी आर स्टार्टिंग द क्लास। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई रॉबिन, स्टार्टिंग कर रहे हैं क्लास की। कल की क्लास में हम कुषाण वंश के बारे में बात कर रहे थे। कुषाण वंश के बारे में बेसिकली बात कर रहे थे। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। भारतीय सेना के द्वारा एक अच्छी बढ़त बनाई गई जो कि बहुत बेहतरीन है। ठीक है अनिकेत, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो चीजें बहुत बेहतरीन नहीं है। चीजें बहुत बहुत बेहतरीन नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बहुत ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंटली बात करते हैं। और हम बात कर रहे थे वार्म कटफिसिस के बारे में। वार्म कटफिसिस के बारे में बात कर रहे थे। टेन्योर 65 से लेकर 78 एडी चला है। वार्म कटफिसिस 65 से लेकर 78 एडी टेन्योर चला है। कुषाण डायनेस्टी के बारे में, कुषाण वंश आज कंप्लीट हो जाएगा एंड गुप्ताज की स्टार्टिंग हो जाएगी। बहुत बेहतरीन। ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया अपूर्व। काफी दिन बाद दिखे हो यार तुम। हम्म, लिखिए कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी अब लिख लीजिए। कुषाण वंश देख लीजिए, कुषाण वंश, कुषाण डायनेस्टी। डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक इस चर्चा को समझिएगा। ठीक है चलिए, कुषाण डायनेस्टी के अंदर आपको देखने को मिलता है वार्म कटफिसिस। वार्म कटफिसिस या कई बार विम कटफिसिस भी बोलते हैं। विम ही लिख लीजिए, वैसे विम ज्यादा अच्छा रहेगा। विम कटफिसिस। विम कटफिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। विम कटफिसिस। ठीक है बाबू, विम कटफिसिस के बारे में बात करते हैं। ओके, अब इसको समझना, इसका टेन्योर जो है 65 से लेकर 78 एडी चला है। 65 से लेकर 78 एडी चला है। ये शैव धर्म का अनुयायी था और इसको कहा जाता है कुषाण वंश का रियल फाउंडर। रियल फाउंडर ऑफ कुषाणा डायनेस्टी। इसको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ कुषाणा डायनेस्टी। रियल फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी, डायनेस्टी इसको कहा जाता है। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। ठीक है चलो, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक। अरे भाई लिख जा, वंश का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक इसको बोला जाता है कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था। एकदम रियल फाउंडर इसको कहा जाता है। ठीक है सर जी, दिस इज नोन एज रियल फाउंडर ऑफ कुषाणा डायनेस्टी। रियल फाउंडर ऑफ कुषाणा डायनेस्टी। रियल फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसको। किसका? कुषाण वंश का। तो अगर इसको कहा जाएगा कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक तो इसके बारे में पूरी जानकारी भी रखिए। बताएं सर, पूरी जानकारी बताएं। दरअसल जिस जिस प्रकार से आप इसको एक रियल फाउंडर के तौर पर जानते हैं, याद रखना कि ये शैव धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। ये शैव धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। अब इसने अपने सिक्कों पर दो प्रकार की लिपि लिखी। ठीक है, ही वॉज रियल फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, फॉलोअर और डिवोटी ऑफ शैविज्म। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ शैविज्म। शैविज्म डिवोटी आपको देखने को मिलता है, यानी शैव धर्म अनुयायी था ये।
शैव धर्म अनुयायी था ये। शैव धर्म अनुयायी बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा, शैव धर्म अनुयायी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। और इसने दो प्रकार के सिक्के चलवाए। हमें कैसे पता है शैव धर्म का अनुयायी था? हमें कैसे पता? दरअसल इसने जो कॉइन्स चलवाए अपने समय में, इस पर त्रिशूल का चित्र इसने बनवाया, त्रिशूल का चित्र बनवाया, नंदी का चित्र बनवाया जो कि बैल की आकृति होती है, शिव जी का चित्र बनवाया, ऐसे। तो हमें ऐसे पता लगता है क्योंकि इसने अपने सिक्कों पर, इसने सिक्कों पर शिवजी, शिवजी, त्रिशूल और नंदी, शिवजी, त्रिशूल और नंदी अलंकृत कराए थे। नंदी अलंकृत कराए, अलंकृत कराए। तो he got embelled शिवजी, त्रिशूल एंड नंदी वॉज बुल, नंदी ऑन द त्रिशूल। इन्होंने जो कॉइन्स बने हैं उन सब पर ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए अब एक और बात इंपॉर्टेंटली समझना, डिवोटी ऑफ शिविज्म, रियल फाउंडर के बारे में बात हो चुकी है। और बहुत इंपॉर्टेंटली इसके अंदर एक और आप जो है रेडी कर लेंगे पॉइंट कि इसके सिक्कों पर दो प्रकार की लिपि थी। इसके समय में सिक्कों पर, इसके समय में सिक्कों पर दो प्रकार की लिपि थी। इसके समय में सिक्कों पर दो प्रकार की लिपि थी, प्रकार की लिपि थी, दो प्रकार की लिपि थी। एक ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी, ब्राह्मी पहली लिपि है जो इसके कॉइन्स पर आपको देखने को मिल जाएगी। एंड आफ्टर द ब्राह्मी जो दूसरी लिपि आपको इसके कॉइन पर देखने को मिलती है, दैट वाज खरोष्टी। नहीं, ब्राह्मी नहीं थी, सॉरी ब्राह्मी नहीं थी, खरोष्टी ही थी। खरोष्टी और यूनानी थी, यूनानी और खरोष्टी थी, आई एम सॉरी, यूनानी और खरोष्टी थी। खरोष्टी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यूनानी थी, यूरोपियन थी, ग्रीक बोलेंगे आप इसको इंग्लिश में, और खरोष्टी को खरोष्टी ही बोलेंगे। तो जो इसके जो कॉइन्स हुआ करते थे उस पर जो शैली आप देखते हैं वो इस प्रकार की देखते हैं। ठीक है, याद रखना इसके समय में सिक्कों पर दो प्रकार की लिपि थी, वो मेरे ख्याल से आप समझ पाएंगे किस प्रकार से थी। ठीक है, चलिए, हाँ हाँ यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको एक उपाधि मिलती है सर्वलोकेश्वर, इसको एक उपाधि मिलती है सर्वलोकेश्वर। कौन सी उपाधि मिलती है? सर्वलोकेश्वर, इसको उपाधि मिलती है। तो विम कन्फ्यूशियस को एक उपाधि मिलती है, उपाधि सर्वलोकेश्वर, सर्वलोकेश्वर, सर्वलोकेश्वर। सर्वलोकेश्वर का मतलब क्या होता है? हर एक व्यक्ति का राजा सर्वलोकेश्वर नाम हो जाएगा, और सम्राट होगा सम्राट। एक तो हो जाएगा सर्वलोकेश्वर और दूसरा हो जाएगा सम्राट होगा सम्राट। लिख लीजिए, दूसरा हो जाएगा सम्राट होगा सम्राट, सम्राटों का सम्राट। ठीक है, किंग ऑफ किंग्स एंड सर्वलोकेश्वर, दैट इज सर्वलोकेश्वर, सर्वलोकेश्वर। एंड नेक्स्ट हो जाएगा किंग ऑफ किंग्स, किंग ऑफ किंग्स। तो सर्वलोकेश्वर और किंग ऑफ किंग्स, इनकी जो उपाधि है वो आपको देखने को मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। फटाफट बताइए, फटाफट बताएं, कोई समस्या हो तो। कोई दिक्कत है तो फटाफट बताइए। इसको महेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसको महेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। पुराने वाले जो बच्चे हैं अपने, जो पुराने बैचेस में पढ़े हुए हैं, वो बता रहे हैं कि सर महेश्वर भी होगा। क्या सही है? हाँ, महेश्वर सही है, महेश्वर होगा, महेश्वर भी होगा, महेश्वर भी होगा। महेश्वर वॉज ऑल्सो हिज टाइटल। महेश्वर क्यों है? महेश्वर, जो शिवजी को मानेगा वो महेश्वर कहलाएगा, एज ए किंग वो महेश्वर कहलाएगा। ठीक है, याद रखना बिना परेशानी के। ठीक है, चलिए बहुत फटाफट लिखिए। सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता के स्वर्ण सिक्के भी इसी ने चलाए थे, अच्छी गुणवत्ता के स्वर्ण सिक्के भी इसी ने चलाए थे राजगुरु।
अच्छी गुणवत्ता के स्वर्ण सिक्के भी इसी के द्वारा चलवाए गए थे। अच्छी गुणवत्ता के स्वर्ण सिक्के भी इसी ने चलाए, सिक्के चलवाए। अच्छी गुणवत्ता के स्वर्ण सिक्के चलवाए, द कॉइन्स ऑफ हाई गोल्ड क्वालिटी, कॉइन्स ऑफ हाई गोल्ड क्वालिटी। अच्छी गुणवत्ता के जो कॉइन्स चलाए गए हैं वो भी इन्हीं के द्वारा चलाए गए हैं। अच्छी गुणवत्ता के जो कॉइन्स चलाए हैं वो भी इन्हीं के द्वारा चलाए गए हैं, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बिना परेशानी के, ठीक है, चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट, इसका जो उत्तराधिकारी बना वो कनिष्क बनता है, ऐसा कहा जाता है कि इसका उत्तराधिकारी कनिष्क बनता है, ठीक है। चलिए, इसका जो उत्तराधिकारी है वो कौन बनता है बच्चे, वो कनिष्क बनता है। इसका उत्तराधिकारी कनिष्क बना, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है, बढ़िया। अब आप देखेंगे राजा कनिष्क, राजा कनिष्क, कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक, किंग कनिष्का, किंग कनिष्का, किंग कनिष्क। किंग कनिष्क के बारे में याद रखना, क्या कह सकते हैं इनको, कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण रूलर कहा जा सकता है। कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक इसको कहा जा सकता है। कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक इसको कहा जा सकता है, ठीक है। क्या कहा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर, मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर, रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, ऑफ कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी का सबसे जरूरी रूलर इनको कहा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक आपको देखने को मिल जाएगा। तख्त पर कब बैठा, राजा कब बना, राजा कब बना, राजा कब बना, इस सवाल अगर आपसे पूछा जाए, व्हेन ही बिकेम किंग, व्हेन ही बिकेम किंग, सवाल है व्हेन ही बिकेम किंग, व्हेन ही बिकेम किंग। आप बताएंगे सर 78 एडी में ये राजा बना, 78 एडी में ये राजा बना, 78 एडी में ये राजा बना। अब मेरी बात को थोड़ा दिमाग लगा के समझना, जितने एसएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा विशेष होगा, यूपी वाले देखो ऑब्वियसली बात है, यूपी रेलवे या किसी और एग्जाम में आपके लिए है ही जरूरी, बट एसएससी वालों के लिए कुछ ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई थी पेपर में, इस वजह से मुझे बताना पड़ेगा। पेपर में भी कौन से में, 2024 के मेंस के पेपर में दिक्कत हुई थी, एसएससी सीजीएल मेंस में दिक्कत हुई थी। दिक्कत क्या हुई थी समझो बाबू, राजा कनिष्क कौन से नंबर का शासक था, कौन से नंबर का शासक था, कौन से क्रम का शासक है, कौन से क्रम का शासक है ये, कौन से क्रम का शासक है, तो कौन से क्रम का शासक है, ऑर्डर बताइए, विच ऑर्डर रूलर इट वॉज, विच ऑर्डर रूलर इट वॉज, इसका ऑर्डर पूछा जा रहा है, ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है सर, ये तीसरे क्रम का शासक है, तीसरा शासक है, थर्ड रूलर है ये, थर्ड रूलर है ये। अच्छा, जो थर्ड रूलर वाला फैक्ट है वो सही भी है, इसको ही आप मान के चलिए 90% हम इसको कहेंगे कि ये थर्ड नंबर का शासक है। बट पॉइंट यहां पे क्या आता है, कुछ सोर्सेज ऐसे हैं, सम सोर्सेज से दैट, सम सोर्सेज, कुछ सोर्स ऐसा कहते हैं, कुछ स्रोत कहते हैं कि फिफ्थ रूलर है, तो बाकी दो रूलर कौन बताते हैं, वो कहते हैं कि शुरुआत जो है कुलज कड़फिसिस ने नहीं की, कुलज कड़फिसिस से पहले शुरुआत की जा चुकी है, तो या तो थर्ड होगा या फिफ्थ होगा, अगर दोनों में से कोई एक हो तो वो चुनना, दोनों हो तो थर्ड चुनना। एसएससी ने क्या किया, एसएससी ने सबको नंबर दे दिए थे, क्योंकि ऑप्शन में दोनों थे, ऑप्शन में दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। जब यह शासक बना तो इसके द्वारा
एक नया कैलेंडर स्टार्ट कराया गया था। जब ये शासक बना तो इसने शक संवत को स्टार्ट किया था। ठीक है, फटाफट से समझना। ठीक है, चलिए। जब इसने अपना राज्यारोहण किया था, राज्यारोहण में, कोरोनेशन में, राज्यारोहण में, कोरोनेशन में, राज्यारोहण में, राज्यारोहण में यानी इन कोरोनेशन, कोरोनेशन, राज्यारोहण में यानी इन कोरोनेशन, आपको एक चीज देखने को मिलती है कि जब इसने कोरोनेशन कराया, जब इसने अपना राज्याभिषेक कराया, तो इसने शक संवत की स्टार्टिंग की। ही स्टार्टेड ए कैलेंडर, ही स्टार्टेड ए कैलेंडर, कैलेंडर स्टार्टेड अ कैलेंडर, ही स्टार्टेड ए कैलेंडर, इसने कैलेंडर की यहां पर स्टार्टिंग की है, कैलेंडर प्रारंभ किया, कैलेंडर प्रारंभ किया। जो कैलेंडर यहां पर इसने प्रारंभ किया है, द कैलेंडर दैट ही स्टार्टेड हियर, जो कैलेंडर इसने यहां पर प्रारंभ किया है, उस कैलेंडर को किस नाम से जाना जाता है? दैट इज नोन एज शक संवत। उसको बाबू शक संवत कहा जाता है, शक संवत, शक संवत उसको कहा जाता है, शक संवत, संवत इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। इसके अंदर जो स्टार्टिंग होती है वो 21 या 22 मार्च से होती है, 21 या 22 मार्च से इसकी स्टार्ट होती है। स्टार्ट कब से होता है जी? 21 या 22 मार्च से होता है, 21 व 22 मार्च से होता है, किसी एक तारीख से स्टार्ट होगा। फर्क पड़ता है कि यह आपकी लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है जी, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी बात यह है बच्चे कि ठीक है, 21 से 22 मार्च आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ जी सर। दूसरा, इसको राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा भी मिला, इसको राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा मिला, कैलेंडर का दर्जा मिला, दर्जा मिला। इसको क्या दर्जा मिला? राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा। ही गॉट, he got status of, he got status of national calendar, नेशनल कैलेंडर। इसको नेशनल कैलेंडर का स्टेटस भी मिला, दर्जा भी मिला नेशनल कैलेंडर का। वो कब मिला सर जी? सर वह आपको कब देखने को मिलता है वो बताएंगे आप। 1957 में मिला था। तारीख बताइए, कौन सी तारीख, कौन सा महीना? 1957। हालांकि तारीख मैंने लिखी हुई है बोर्ड पे कहीं ना कहीं, बताइए। ठीक है, याद रखना। तो राजा कनिष्क इसलिए बहुत ज्यादा फेमस आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ज्यादा फेमस इसलिए आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, हाँ, फटाफट से नोट करिए। ठीक है, फटाफट से नोट करिए। ठीक है, फटाफट बताओ। रोहन डट जा छोरे। लाड प्यार तय तू मान छोरी, है, ये लिख रहा है कमेंट में एक छोरा। ये कोई तरीका हुआ है? ध्यान देते नहीं तुम। यहाँ, यहाँ ध्यान दो कि राजा कनिष्क जो है, इसके समय में आपको चौथी बुद्ध संगति भी देखने को मिल जाएगी, फोर्थ बुद्ध संगति भी आपको देखने को मिल जाएगी इसी के समय में, इसी के समय में फोर्थ बौद्ध संगति भी आपको देखने को मिल जाएगी, संगति भी आपको देखने को मिल जाएगी, चौथी बुद्ध संगति। तो जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपको देखने को मिलेगी इसी समय में देखने को मिलेगी। करेक्ट आंसर वैसे उसका 22 मार्च होगा। ठीक है, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल इसके समय में आपको देखने को मिलेगी। कहां हुई है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यह आपको कुंडल वन में देखने को मिलेगी, कुंडल वन कश्मीर, कुंडल वन कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी, कुंडल वन कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी। अध्यक्ष के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे वसुमित्र, अध्यक्ष के तौर पर आपको देखने को मिल जाएंगे वसुमित्र। एंड यहां उपाध्यक्ष के तौर पर अश्वघोष देखने को मिल जाएंगे, उपाध्यक्ष के तौर पर, उपाध्यक्ष के तौर पर अश्वघोष देखने को मिल जाएंगे।
अश्वघोष आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, चलिए। हाँ जी, याद रखें, बहुत बढ़िया। इसी वजह से, क्योंकि इसने बहुत अच्छे लेवल पर इस प्रकार से कुंडलवन कश्मीर के अंदर ऐसे बुद्ध संगतियों को कराया, खुद भी बुद्ध धर्म को माना, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, इसी कारण की वजह से इसको कहा जाता है कि ये वो व्यक्ति है जिसको द्वितीय अशोक भी कहा जाएगा। ठीक है, इसको द्वितीय अशोक भी कहा जाएगा, नोन एज, इसको अशोक द्वितीय भी कहा जाता है, अशोक द्वितीय भी कहा जाता है, अशोक द्वितीय भी कहा जाता है, अशोक द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अशोक द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अगर हम देखें कि इसके हिसाब से पता होना चाहिए कि इसका जो बुद्ध संगति में क्या हुआ था। दरअसल इसी बुद्ध संगति में बुद्धिज्म दो हिस्सों में बट गया, महायान एंड हीनयान। इसी में बुद्धिज्म दो हिस्सों में बट गया था। ये मैं बुद्धिज्म चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। यही बुद्धिज्म दो हिस्सों में बटा, यही बौद्ध दो हिस्सों में हो चुके थे, दो हिस्सों में बटे, हिस्सों में बटे। और वो दो हिस्से कौन कौन से हैं सर? महायान और हीनयान। महायान विदेशों वाला है, हीनयान भारत वाला है, मेजरली हीनयान। फर्क दोनों में क्या है कि महायान में भगवान बुद्ध कहा गया है एंड हीनयान में कहा गया है कि बुद्ध एक अच्छे महान व्यक्तित्व थे। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। एक सवाल पूछा जाता है कि कनिष्क जो था, क्या ये डायरेक्टली राजा बना? राजा बनने से पहले क्या करता था? तक्षशिला का गवर्नर था। ठीक है, ये तक्षशिला का गवर्नर था। ये कौन था बाबू? राजा कनिष्क कौन था? ही वॉज द गवर्नर ऑफ तक्षशिला, ही वॉज फॉर्मर गवर्नर ऑफ तक्षशिला, फॉर्मर गवर्नर ऑफ तक्षशिला, ऑफ द तक्षशिला। वह तक्षशिला का पूर्व गवर्नर भी था। क्या था? तक्षशिला का पूर्व गवर्नर था, पूर्व गवर्नर भी था। तक्षशिला जो स्थान है वहां का पूर्व गवर्नर था। ठीक है जी हाँ, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। इसके समय में अभी आपको दो कैपिटल देखने को मिली है, दो कैपिटल आपको देखने को मिली है, दो कैपिटल आपको देखने को मिली हैं। हालांकि विम कटफिसिस के समय से यही वो, ठीक है, बट फिर भी हम देखते हैं कि इसी ने उसको इन्फ्लुएंशियल बनाया। तक्षशिला का गवर्नर था, बिल्कुल अंजलि जी। आगे वाले पेज पे फटाफट चलिए, नोट हो गया हो तो फटाफट बताइए। दो राजधानी आपको देखने को मिलेंगे, पेशावर एंड मथुरा। बढ़िया। इसके समय आपको कैपिटल भी दो देखने को मिलती है, दो राजधानी आपको देखने को मिलती है। इसके समय की राजधानी, इसके समय राजधानी, इसके समय कैपिटल, राजधानी, राजधानी अर्थात जो कैपिटल आपको देखने को मिलता है, कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी और राजधानी शहर आपको दो देखने को मिलते हैं। बताइए सर, पहला राजधानी शहर जो है वह आपको कौन सा देखने को मिलता है? दैट इज पुरुषपुर, जो कि पुरानी थी, पुरुषपुर जो कि पुरानी थी, पुरुषपुर जो कि पुरानी थी, पुरुषपुर, पुरुषपुर। एंड दूसरी आपको देखने को मिलती है, दैट इज मथुरा, मथुरा आपको देखने को मिलती है, मथुरा। पुरुषपुर के बाद आपको देखने को मिलती है मथुरा, जो कि अगली कैपिटल थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे देखिए। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, आगे देखिए। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। सेकंड आपको पता होना चाहिए, सेकंड आपको पता होना चाहिए कि इसने कश्मीर को जीतकर उसका नाम कनिष्कपुर रख दिया था। इसने कश्मीर को जीतकर उसका नाम कनिष्कपुर रख दिया था। ही रीनेम्ड कश्मीर एज कनिष्कपुर, ही रीनेम्ड कश्मीर एज, कश्मीर एज कनिष्कपुर, कनिष्कपुर। इसने कनिष्कपुर नाम रख दिया था, कश्मीर का नाम बदल के क्या कर दिया था? कनिष्कपुर।
कनिष्कपुर नाम रख दिया था। ठीक है सर जी। तो इसी के द्वारा कैपिटल के चेंज के बारे में भी काफी सारी बात कही जाती है, बट वही आता है कि भाई इसने कश्मीर को भी बदला था। ठीक है। इसके समय में आपको दो तीन चीजें देखने को मिलती हैं, दो तीन चीजें आपको देखने को मिलती है। पुरुषपुर आज की डेट का पेशावर है, पुरुषपुर आज की डेट का पेशावर है, याद रखना। आपको यह भी देखने को मिलता है, ठीक है, कि भाई ये बुद्ध धर्म से रिलेट करता है, बुद्ध धर्म से रिलेट करता है, ही इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म से रिलेट करता है। इसके समय में दो प्रकार की वास्तुकला है, गंधार वास्तुकला और मथुरा वास्तुकला। ठीक है जी हाँ, मैंने बताया यह बुद्ध धर्म का मानता है, यह बुद्ध धर्म को मानता है, यह बौद्ध धर्म को मानता है, बौद्ध धर्म अनुयायी है, अनुयायी है, डिवोटी ऑफ बुद्धिज्म, he was devotee of buddhism, he was devotee of buddhism, बुद्धिज्म का डिवोटी है ये। ठीक है जी हाँ। एंड अगर बात की जाए तो ये वो पर्सन आपको देखने को मिल जाएगा जो अपने समय में दो वास्तुकलाओं की वजह से फेमस है, गंधार वास्तुकला एंड मथुरा वास्तुकला। ठीक है, गंधार वास्तुकला, गंधार वास्तुकला एंड मथुरा वास्तुकला। इसके समय में दो वास्तुकलाएं थी, इसके समय में दो वास्तुकलाएं थी। चाइना का एक रूलर हुआ करता था हान होती, चाइना का एक रूलर हुआ करता था हान होती। ठीक है चलिए, चाइना का शासक क्या था? चीन का रूलर था हान होती, चीन का शासक हान होती, इसको भी पराजित किया था हान होती, हान होती, हान होती को कनिष्क ने पराजित किया, को कनिष्क ने पराजित किया, पराजित किया। तो कनिष्क डिफिटेड हान होती, हान होती को भी इसने हराया और उसके बाद रेशम मार्गों पर कब्जा कर लिया। रेशम का ट्रेड, सिल्क रूट जो होते थे, सिल्क ट्रेड रूट जो होते थे उन पर कब्जा किया। ठीक है, कनिष्क ने ही, कनिष्क ने ही रेशम मार्गों पर कब्जा किया था, रेशम मार्गों पर कब्जा किया, पर कब्जा किया, रेशम मार्गों पर कब्जा किया। तो बेसिकली ही कैप्चर्ड सिल्क रूट्स। ऐसा करने वाला एकमात्र राजा बना है। जो भी सिल्क होता था वो चाइना चला जाता था। वास्तुकला का मतलब क्या होता है? आर्किटेक्चर। तो गंधारा आर्किटेक्चर, गंधारा, गंधार मथुरा आर्किटेक्चर। किसी भी चीज का जो डिजाइन होता है वो आर्किटेक्चर कहलाता है। तो उसने सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, याद रखना, बिना परेशानी के याद रखिएगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। ठीक है, फटाफट बताइए। कोई दिक्कत है तो बताओ, वरना मेरे ख्याल से चीजें आपके लिए बहुत बेहतर है। कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ठीक है चलिए, इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। बताइए सर। बहुत क्लासी सी बात इसके बारे में पूछी जाती है कि इसके दरबारियों के बारे में थोड़ा उल्लेखीकरण कीजिए। इसके दरबार में रहने वाले जो लोग हैं, सबसे पहले नागार्जुन, चरक और अश्व घोष। इसके दरबारी व्यक्ति, दरबारी व्यक्ति, कोर्टियंस, कोर्टियंस के बारे में बात करते हैं। कोर्टियंस का मतलब होता है जो इसके दरबार में रहा करते थे। बताइए सर कौन कौन है? तो सबसे पहले तो आपको देखने को मिलता है अश्व घोष। अश्व घोष वॉज ए राइटर, लेखक था। अश्व घोष वॉज ए राइटर, लेखक था। और बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, जब समिट हुई थी बुद्धिज्म,
उसमें भी सेकंड आपको ये आप देख कह सकते हैं वाइस चेयरमैन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद आपको कौन देखने को मिलता है, इसके बाद नागार्जुन। नागार्जुन बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है नागार्जुन। नागार्जुन भौतिक वैज्ञानिक हैं, ये फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं, भौतिक शास्त्री हैं, भौतिक शास्त्री। और लास्ट आपको देखने को मिलता है मेडिसिन एक्सपर्ट चरक। चरक चरक आपको देखने को मिलता है, चरक मेडिसिन एक्सपर्ट चरक आपको देखने को मिलता है। सारे के सारे पर्सन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इन सब के बारे में कम से कम आपको पता होना चाहिए ये किस चीज से रिलेट करते हैं। ठीक है, फटाफट फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए कैसे कैसे हैं। ठीक है, कैसे कैसे आपको देखने को मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई भी समस्या आपको होगी, कोई भी समस्या आपको होगी। फटाफट बताओ। ठीक है, चलो। बुद्ध चरित्र लिखी है अश्वघोष ने। एक बच्चा पूछा बुद्ध चरित्र किसने लिखी है, अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र किसने लिखी है, अश्वघोष की जो बुक है उसका नाम क्या, बुद्ध चरित्र। अश्वघोष की जो बुक है उसका नाम क्या, बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र जिसमें बुद्ध के जीवन का उल्लेख है, बुद्ध चरित्र ये बुक है, बुद्ध चरित्र। अच्छा, सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया है, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, वो नागार्जुन ने दिया है। ये फिजिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, ये फिजिसिस्ट। सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी आपको देखने को मिल जाएगी, नागार्जुन के द्वारा दी गई थी। सर ये है मेडिसिन के जनक है, मेडिसिन शास्त्र के जनक है चरक, मेडिसिन एक्सपर्ट हैं ये, चिकित्सा बहुत खतरनाक करते हैं, मेडिसिन, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल। और इन्होंने चरक संहिता लिखी है, चरक संहिता इन्होंने लिखी है, चरक संहिता इन्होंने लिखी है। फटाफट बताइए उन्होंने क्या लिखी है, चरक संहिता इन्होंने लिखी है, फटाफट लिखिए। फटाफट बताइए, कोई दिक्कत है तो। बाकी प्रज्ञापार मित्रा, प्रज्ञापार मित्रा, प्रज्ञापार मित्रा जो है, प्रज्ञापार मित्रा वो नागार्जुन की है, प्रज्ञापार मित्रा, प्रज्ञा पार मित्रा, प्रज्ञा पार मित्रा इन्हीं की किताब है, नागार्जुन जी की है, प्रज्ञा प्यार मित्रा, प्रज्ञा पार मित्रा, प्रज्ञा प्यार मित्रा इन्हीं की किताब आपको देखने को मिल जाएगी बिना परेशानी के। ठीक है, याद रखना। ठीक है, फटाफट से नोट करिए, फटाफट से नोट करिए। और बाकी मध्यमिका इनकी किताब है, माध्यमिका, माध्यमिका इनकी किताब है, माध्यमिका, माध्यमिका भी इन्हीं की किताब है, माध्यमिका भी इन्हीं की किताब है, माध्यमिका। माध्यमिका भी इन्हीं की किताब है। कौन सी सर जी, माध्यमिका भी इन्हीं की किताब है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। यहां पे कंप्लीट होते हैं कनिष्क, यहां पे कंप्लीट होते हैं कनिष्क। फटाफट बताइए यहां तक अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, यहां तक यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो फटाफट बताइए। फटाफट बताइए कोई दिक्कत अगर है तो। बताइए कोई दिक्कत है तो बताओ। इसके बाद अगला रूलर कौन है, हुविश्क।
कनिष्क का पुत्र हुविष्क ही अगला शासक बना। कनिष्क का पुत्र हुविष्क ही अगला शासक बना, तो हेडिंग डाल लीजिए हुविष्क। हुविष्क हेडिंग डाल लीजिए। हुविष्क भी ठीक ठाक रूलर था, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही एकदम घौंचू था, नहीं, ठीक ठाक रूलर है हुविष्क का। तो कनिष्क का जो उत्तराधिकारी था वो हुविष्क था। कनिष्क का जो उत्तराधिकारी था वो हुविष्क था। जो कनिष्क है, कनिष्क, कनिष्क का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर, कनिष्क का उत्तराधिकारी यानी कि सक्सेसर। सक्सेसर आपको कौन देखने को मिलेगा? सक्सेसर आपको कौन देखने को मिलता था? हुविष्क। हुविष्क के बारे में देखिए, हुविष्क का, हुविष्क का। अब अगर मैं हुविष्का की बात करूं, हुविष्का का किस प्रकार से कार्यकाल चलता है वो समझो। हुविष्का, हुविष्का के बारे में देखिए, इसका कार्यकाल किस तरीके से, किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि इसने हुविष्कपुर बनाया था। कश्मीर के हुविष्कपुर की स्थापना इसने की। कश्मीर में हुविष्कपुर की स्थापना इसने करी है। में हुविष्कपुर की स्थापना, हुविष्कपुर की स्थापना, स्थापना इसने करी है। स्टैब्लिश्ड हुविष्कपुर ऑफ कश्मीरा, हुविष्कपुर ऑफ कश्मीर इन्होंने बनाया। स्टैब्लिश्ड, स्टैब्लिश्ड हुविष्कपुर, हुविष्कपुर ऑफ कश्मीर। हमें कैसे पता? कोई ना कोई तो बात होगी जो हमें पता है। देखो जी, हुविष्कपुर बनाया जाता है, ये हमें पता, राज तरंगणी की वजह से। ये फैक्ट हमें किस वजह से पता है? राज तरंगणी की वजह से। कल्हण की एक बुक है राज तरंगणी, इसकी जानकारी हमें एक किताब में से देखने को मिलती है। इसकी जानकारी हमें एक किताब में से देखने को मिलती है। इसकी जो डिटेल्स हैं हमें एक किताब में देखने को मिलती हैं। डिटेल्स साफ है, बच्चा माफ है। नाम है किताब का क्या भला? राज तरंगणी, तरंगणी, तरंगिणी, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी। किसने लिखी है भाई? कल्हण, कल्हण के द्वारा इसको लिखा गया है। कल्हण के द्वारा लिखा गया है। दरअसल उसमें कश्मीर का संपूर्ण इतिहास है, उसमें कश्मीर का संपूर्ण इतिहास है जो वहां पर बताया गया है। ठीक है, याद रखना। अब पूछा जाता है कि फिर यही इसके बारे में याद रखना है? हाँ, यही इसके बारे में याद रखना है। ये किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। ये शैव धर्म का ही अनुयायी था। ठीक है जी हाँ। लेकिन इसने सिक्कों पर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का ही कह सकते हैं आप उत्कीर्णन कराया था। ठीक है, हुविष के बारे में याद रखना, सिक्कों पर, सिक्कों पर भगवान शिव और विष्णु, भगवान शिव प्लस विष्णु जी, भगवान शिव जी और विष्णु जी दोनों का उत्कीर्णन इसने कराया। दोनों का उत्कीर्णन इसने कराया। दोनों का उत्कीर्णन इसने करा दिया है। कल्हण कौन था यार? कल्हण आगे आएगा, वो 11वीं सेंचुरी का आदमी है, 11वीं शताब्दी का है, अभी पहली शताब्दी चल रही है। पुरानी बातों के बारे में लिख रहा है कल्हण। ठीक है, भगवान पर शिव जी और विष्णु जी का उत्कीर्णन कराया था। ही इंस्क्राइब्ड, स्क्राइब्ड लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु, HNU, लॉर्ड विष्णु, ऑन कॉइन्स, ऑन कॉइन्स। ठीक है, याद रखना। अच्छा, इंपॉर्टेंटली एक बात और इसमें याद रख लेंगे कि इस पूरी डायनेस्टी का जो अंतिम रूलर आपको देखने को मिल जाएगा, दैट वाज वासुदेव। वासुदेव वाज द लास्ट रूलर। ठीक है,
कुषाण डायनेस्टी का जो अंतिम शासक है दैट वाज वासुदेव। तो वासुदेव लास्ट रूलर आपको देखने को मिल जाएगा, लास्ट रूलर ऑफ कुषाणा डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ कुषाणा डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है वो आपको कौन देखने को मिलता है? दैट वाज वासुदेव। वासुदेव अंतिम शासक जो है कुषाण वंश का वो वासुदेव है। कुषाण वंश अंतिम शासक, अंतिम शासक वासुदेव है। ठीक है, याद रखना सक्सेसरशिप की बात यहां पर की गई है। कनिष्काज सक्सेसर, तो ये रहेगा बेहतरीन, द ग्रेट कुशांस। यस, ठीक है, याद रखना, याद रखेंगे, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। फटाफट बताइए। यहां पे कंप्लीट होता है आपका आज का ये पूरा चैप्टर। अब बचते हैं अपने गुप्ताज। ठीक है, अब गुप्ताज यहां पर आएंगे बहुत बेहतरीन ढंग से। रात 7 बजे के बाद लाइट नहीं चलेगी, अगर ना चले तो ज्यादा बेहतर है। 7 बजे के बाद आप लाइट ना चलाएं तो ज्यादा बेहतर है। मॉक ड्रिल आप देख लीजिए एक बार, वी सपोर्ट मॉक ड्रिल, हम मॉक ड्रिल को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, तो यहां पर आपके कंप्लीट हो जाता है मौर्यकालीन, जो उत्तर मौर्यकालीन जितने भी राजवंश हैं वो सारे। ठीक है, चलो ओके। वासुदेव की कोई डिटेलिंग नहीं है, वासुदेव के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, वासुदेव के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, कोई और समस्या है तो बताइए, वरना हम कल यहां पर स्टार्ट करेंगे गुप्ता डायनेस्टी की। ठीक है, चलिए। तो गौतम बुद्ध जी और महावीर जी का मीटअप हुआ था, उन्होंने बुलाया नहीं मीटअप में मुझे। थैंक यू वर्षा। अगर यहां तक क्लियर है तो बता दीजिए। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थोड़ी सी छोटी क्लास है आज, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि इसी में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करके इसको हैजल बैजल कर दें। अगर आपका कोई डाउट है जीएस का, किसी भी बैच का, किसी भी सब्जेक्ट का, जीएस का, बट वो आप मुझे बता सकते हैं क्या परेशानी आपको आ रही है, मैं आपकी परेशानी का समाधान कर दूंगा। तुरंत फौरन आपकी परेशानी का समाधान हो जाएगा। पॉलिटी कब चलेगी? सैटरडे में। ठीक है, तब तक वो रिकॉर्डेड सेशंस डले हुए हैं, उनको देखिए। थैंक यू। सर आप मुझे भूल गए, देश बंधु, मैं आपको कैसे भूल जाऊंगा बंधु, क्या बात कर रहे हैं आप। ठीक है, चलिए। सर वासुदेव कृष्ण, अबे वासुदेव कृष्ण अलग हैं क्या रहे? एग्जाम का फॉर्म कब तक आएगा कह नहीं सकते यार, बट जल्दी ही आएगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सर आप अयोध्या धाम कब आएंगे? बहुत जल्दी आऊंगा। सर क्या युद्ध होगा? आसार काफी हद तक हैं, बट इतनी जल्दी बैटल्स नहीं होते हैं। बैटल्स के लिए बहुत बड़ी वजह चाहिए, क्योंकि अगर बैटल होता है तो इंगेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड क्योंकि रशिया यूक्रेन आर ऑल्सो फाइटिंग, देन द इजराइल एंड हमास आर ऑल्सो फाइटिंग। ठीक है, द गाजा एरिया, राइट, यू नो दिस। हाँ, तो दैट्स वाई इट बिकम द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड वॉर, अगर यहाँ पे वॉर स्टार्ट होता है। बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना वुड टेक पार्ट on the front of Pakistan, and that's why Russia would also come with India, and I hope America will support us. That is the whole thing. Let I explain you in Hindi. यदि युद्ध होता है तो परेशानीजनक बात है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन पहले से ही युद्ध में लगे हुए हैं। वहीं इजराइल और गाजा के बीच में जो संबंध है वर्तमान में वो बिल्कुल सुखद नहीं। वहां ईरान का जो सपोर्ट है वो सीधे और प्रत्यक्ष तौर पर दिया जा रहा है
इसको गाजा पीपल्स को, ठीक है, गाजा पीपल्स को, पैलेस्टाइन एरिया को दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इसराइल जो है वो काफी हद तक अपने मितव्ययी संबंध भारत के साथ दर्शा रहा है। रशिया भी अपने मितव्ययी संबंध भारत के साथ दर्शाता है। अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ अपने संबंध दर्शा रहा है, जिस वजह से इंडिया एडवांटेज में है। बट अगर बैटल होता है तो नॉर्थ कोरिया विल डायरेक्टली सपोर्ट चाइना, चाइना विल सपोर्ट पाकिस्तान, दैट्स व्हाई पाकिस्तान कैन अटैक अस, राइट। तो दिक्कत हो सकती है, तो परेशानी बढ़ सकती है। सर इंडिया, यार देखो ये बहुत कॉमन सी बात है कि सर अगर बैटल होता है कौन जीतेगा, इंडिया वुड टेक द बैटल, इंडिया ही युद्ध जीतेगी, याद रखना, ठीक है। चलिए, अब बैट रोड चाइना से ही होकर निकलती है, बिल्कुल निकलती है, ठीक है। जी हाँ, थैंक यू लकी। ये एक एग्जैक्टली मैंने आपको मैं बनाया है, इसलिए सर आप क्या चाहोगे, युद्ध या शांति? देखो ये तो कोई पूछने का वो ही नहीं है, मैं युद्ध चाहूंगा या शांति चाहूंगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे खड़े होकर शांति के ही बारे में कहूंगा, आप भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन क्या सर आप मंशा से युद्ध चाहते हैं? नहीं, मैं युद्ध नहीं चाहता। इसके पीछे का ये मतलब नहीं है कि जी हाँ ये है, नहीं। 12 बरस नु कुकर जीवे, 14 नु जीवे सियार, और वर्ष 18 छत्री जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। बट पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है, पॉइंट यहाँ पे आपको पौरुषत्व दिखाने का नहीं है वत्स। पॉइंट यहाँ पे क्या है कि देश के लिए क्या उचित रह सकता है, तो युद्ध किसी भी देश का लिए हमेशा दुखदाई ही होता है, ठीक है। जॉब्स क्राइसिस आएंगे, इकोनॉमिकल क्राइसिस आएंगे, तो वो सबके लिए खराब होगा। हाँ, लेकिन वो है कि पाकिस्तान काफी हद तक जो है, अब जो भी पाकिस्तान के एक्शंस होंगे वो डिपेंड करेंगे कि आगे शांति होगी या क्या होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आई वुड पे रेस्पेक्ट कि भाई शांति हो, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए, अब मिलते हैं कल, अच्छे से ख्याल रखो और अपना पूरा ख्याल रखें। इसमें से जितने भी अभी मैं एंशिएंट इंडिया के चैप्टर्स पढ़ा चुका हूं, अगर आप इसके प्रैक्टिस चाहते हैं तो वो जल्दी ही आपको प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगी आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जो यूट्यूब चैनल आपको देखने को मिलता है जीत राणा जीएस नाम से। तो आपको यहां पर ही ताबड़तोड़ तरीके से सारा का सारा प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगा। तैयार है? वहां जाके प्रैक्टिस सर्च भी कर सकते हैं, जैसे आपको कुछ भी देखना हो, करे ना, तो जैसे मान के चलिए आपको बुद्धिज्म या जैनिज्म देखना है, तो दैट इज वेरी सिंपल, बुद्धिज्म जैनिज्म के साथ आप मेरा नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे बुद्धिज्म आपको देखना है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जैनिज्म, इसके बाद आप लिख सकते हैं जीत राणा। तो इसके बाद आपको जो इसके टॉपिक्स के रिलेटेड आपको जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पॉइंट। तो वो आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा, कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जो भी आपको रेलेवेंट लगे आप देख सकते हैं, राइट।